हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू पीएससी यानी प्रशांत अस्थाना क्लास और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत अस्थाना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। आज है 26 जुलाई और आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कारगिल विजय दिवस, क्योंकि दोस्तों आज ही के दिन 1999 में हम लोगों ने कारगिल पे जीत पाई थी। तो आज जो है वो है 21 कारगिल दिवस, मतलब कारगिल वॉर को आज 21 साल पूरे हो चुके हैं। तो दोस्तों, लास्ट ईयर की तरह इस बार भी मैंने अपनी वीडियो को ट्रिब्यूट किया है अपने सभी सोल्जर्स के लिए, अपने सभी शहीदों के लिए। तो दोस्तों, जो कारगिल विजय दिवस है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1999 में हुई थी और कारगिल में हुई थी। लास्ट वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप चिंता ना करें, इस वीडियो में आप वो सारी चीज़ें दोबारा से देख लेंगे। तो दोस्तों, आइदर आई विल कम बैक आफ्टर होस्टिंग द ट्री कलर और आई विल कम बैक रैप्ड इन इट, ये लाइन्स हैं मेजर विक्रम बत्रा की। तो जय हिंद। तो दोस्तों, हम वीडियो को अब आगे स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी यानी प्रशांत अस्थाना क्लास और मैं हूं आपका दोस्त प्रशांत अस्थाना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वाली वीडियो पे तो लाइक बनता है, तो इस पे फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों, जैसे कि आप वॉलपेपर देख ही लिया है आपने और आप देख के समझ गए होंगे कि इसके अंदर हम क्या अपनी इंडियन आर्मी के बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो इंडियन आर्मी के बारे में आज हम पढ़ेंगे उनकी कारगिल वॉर के बारे में, ठीक है। तो आप जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज क्या हमारा कारगिल दिवस है, कारगिल वॉर है, ठीक है। तो कारगिल कब हुई थी, क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कारगिल वॉर इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो कारगिल की पोस्ट थी उस पोस्ट को हमने वापस पाया था। तो ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो हमारी तरफ से हमारे इंडियन सोल्जर्स को, हमारे कारगिल के सोल्जर्स को, शहीदों को एक ट्रिब्यूट है। दोस्तों, आप लोगों ने कारगिल मूवी तो देखी ही होगी, LOC कारगिल, जो कि JP दत्ता ने डायरेक्ट की थी। तो इसके अंदर जो हमारे एक्टर्स जिन्होंने काम किया है उनके जो नाम है वो रियल नेम है और उनका जो रोल है वो भी रियल है। तो इसमें सारे उन्होंने रियल हीरोज को ही रिप्रेजेंट किया है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, कारगिल कब और कहाँ हुई थी? तो कारगिल हुई थी हमारी 3 मई से 26 जुलाई के बीच में। जी हाँ, ये 3 मई से 26 जुलाई तक चली थी सन 1999 में। तो ये जो लड़ाई थी हमारी 2 महीने 3 सप्ताह और 2 दिन तक चली थी। कहाँ हुई थी? तो ये LOC कारगिल में। LOC आपको पता है कि LOC क्या है? हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को बांटती है। ये कारगिल हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कारगिल पूरा एक जिला है, तो उसके बाउंड्री पे जो बॉर्डर लाइन जो थी वहां पे लड़ाई हुई थी, और जो कि कहाँ है हमारी, ये जम्मू कश्मीर में। इस पूरी लड़ाई के अंदर 2 ऑपरेशन चले थे, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर। ऑपरेशन विजय जो था वो इंडियन आर्मी ने चलाया था और ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने चलाया था। दोनों ने मिलकर के इस लड़ाई को जीता था। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये है हमारी कारगिल की पहाड़ी, जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि एक तरफ क्या है, ये पहाड़ी जो आप देख रहे हैं ये पूरी, ये कारगिल का ही, ये पूरा एरिया ही कारगिल का है। यहाँ पे ये हमारे बंकर बने हुए हैं इंडियन आर्मी के और यहाँ पे सोल्जर्स तैनात है सारे। यहाँ पे आप देखेंगे ठंड हो रही है यहाँ पे, और इस ठंड में भी ये लोग क्या है, हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए यहाँ पे हमेशा खड़े रहते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने घर में 5 डिग्री 6 डिग्री में 4 डिग्री में ही कांपना शुरू कर देते हैं, ठंड लगती है बहुत। लेकिन यहाँ पे हमारे सोल्जर्स जो हैं -10 डिग्री से लेकर के -15 डिग्री तक रहते हैं। तो आप सोच सकते होंगे कि वो कितनी प्रॉब्लम्स सहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं बॉर्डर पे खड़े होकर के। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये वाली फिगर, ये इंडिया का ऊपरी भाग है, नॉर्थन पार्ट है। तो इसमें ये वाला जो एरिया है ना, ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, हमारी कारगिल बॉर्डर है ये। और ये पूरा जो एरिया है, ये ब्लू वाला जो एरिया है, ये हमारा कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। तो जो लड़ाई हुई थी वो इस पोर्शन में हुई थी, जहाँ पे डार्क रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इस पोर्शन में हुई थी। ये है हमारा लेह, ठीक है, लेह यानी लद्दाख, लेह। और ये जो है, ये है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जिसके ऊपर हमारी कमान बनी हुई है, हमने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। हमारे सोल्जर्स आज भी वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं।
दोस्तों ये है पीओके, ठीक है, ये पीओके का गिलगिट क्षेत्र है। पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर का वो हिस्सा जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। तो कारगिल का बैकग्राउंड क्या था, किस कारण से या कैसे हुई थी? कहते हैं नॉर्थर्न एरियाज ऑफ द जम्मू कश्मीर वाज डिवाइडेड बाय एलओसी इन 1947 टू 48 वॉर। मतलब 1947 से 48 की जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई में जम्मू कश्मीर का जो नॉर्थर्न एरिया था वो क्या हो गया, डिवाइड हो गया था। In February 1999, PM Atal Bihari Vajpayee visited Lahore and India-Pak signed the Lahore Declaration. फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है, तो ये उस समय लाहौर गए थे, किस लिए? इंडिया और पाकिस्तान के एक लाहौर संधि को साइन करने के लिए, लाहौर संधि के लिए गए थे कि दोनों देशों के बीच में एक संधि हो जाए। दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये लाहौर डिक्लेरेशन का है, फरवरी 1999, ठीक है। ये है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। ये बस से गए थे पाकिस्तान, जिसको हम बोलते हैं कि बस डिप्लोमेसी, ठीक है, बस डिप्लोमेसी। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हैं देवानंद, ठीक है, देवानंद भी उस समय उनके साथ में ही थे। क्योंकि ये बस से गए थे इसलिए इस पूरी संधि को बस डिक्लेरेशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान की में हमने संधि करने के लिए गए थे। कह रहा लाहौर विजिटेड बाय द पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। पीएम अटल बिहारी जो थे हमारे, वो लाहौर गए थे। और लाहौर किस लिए गए थे, किस कारण से गए थे, कौन कौन सी संधियां उन्होंने की थी वहां पे, इसके बारे में हम देखेंगे। पहला कि अवॉइड न्यूक्लियर आर्म रेस एंड एक्सीडेंटल ऑपरेशन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। देखो था क्या कि दोनों देशों ने अपने अपने परमाणु जो थे वो बना लिए थे, टेस्टिंग भी कर ली थी। इंडिया ने 2 बार टेस्टिंग की थी और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 बार की थी, लेकिन थे दोनों के पास। तो हमने बोला कि भाई न्यूक्लियर के जो आर्म रेस है इसको हमें खत्म करना पड़ेगा, मतलब रोकना पड़ेगा, ताकि अगर हम लोग बार बार आर्म्स बनाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारा पैसा भी खर्च होगा, हमारे लोग भी खर्च होंगे उसमें, साथ ही साथ क्या कि डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी पूरी। दूसरा एक्सीडेंटल ऑपरेशन, जैसे कि अगर हम लोग उसकी टेस्टिंग करते हैं तो उसका जो रेडिएशन होता है वो उसके आसपास के एरिया में फैलता है, तो ऐसा ना हो कि एक दूसरे देश को कुछ प्रॉब्लम हो उससे। दूसरा है अवॉइड नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब जो वाद विवाद है हमें इस वाद विवाद को क्या करना है, खत्म करना है, कि दोनों देशों के बीच कोई वाद विवाद ना रहे, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तीसरी बात थी कि सॉल्व ऑल डिस्प्यूट्स इंक्लूडिंग कश्मीर पीसफुली, मतलब कश्मीर के अलावा जितने भी हमारे मुद्दे हैं, कश्मीर के साथ भी है, तो इन सब मुद्दों को क्या किया जाए, इन सबको सॉल्व किया जाए, इन सबको शांत किया जाए। साथ ही साथ कश्मीर का जो मुद्दा है उसको भी शांति से खत्म कर दिया जाए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, इसका मतलब दोनों देशों के बीच में क्या होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए, मतलब दोनों देशों को एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा कि दोनों देश किसी का हार्म नहीं करेंगे, ना इंडिया पाकिस्तान का, ना ही पाकिस्तान इंडिया का, दोनों मिल करके एक साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। इवेंट लीडिंग टू वॉर, एक जो इवेंट अभी जो हुआ था, जो इंडिया और पाकिस्तान की जो संधि हुई थी, अभी वॉर में कैसे चेंज हुई। कह रहा समटाइम्स बिटवीन द फरवरी एंड मई, ठीक है, फरवरी एंड मई द हाई एल्टीट्यूड इंडियन पोस्ट अलोंग एलओसी वर ऑक्यूपाइड बाय द मुजाहिदीन, ट्राइबल फाइटर्स एंड डिस्कस्ड पाकिस्तान आर्मी। हुआ क्या था कि स्प्रिंग के मौसम में, ठीक है, मतलब फरवरी के बाद जो था, फरवरी से लेकर के मई तक में मुजाहिदीन, जो कि आप लोग जानते हैं आतंकवादी संगठन है, ठीक है, ट्राइबल फाइटर्स, वहाँ के जो ट्राइबल्स थे, और जो पाकिस्तान आर्मी है, इन्होंने क्या किया, इंडिया के कारगिल बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब जो कब्जा किया है उसमें क्या है कि अब इंडिया की पोस्ट थी वो सारी, तो उसके ऊपर इन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, हमारी पोस्ट को अपने हाथ में ले लिया था। दे आर नॉट टेस्ट बाय द लोकल्स एफर्ट, ठीक है। और ये जो घटना थी, जो जानकारी थी, ये हमें किससे मिली है, ये हमें मिली हमारे जो लोकल वहां के जो जनता थी, लोकल जो लोग थे, उन लोगों से मिली है। दोस्तों ये है हमारा इंडिया, ठीक है। इंडिया में जैसा कि आप लोग देख रहे, भी बताया था आपको, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, कारगिल। तो ये कारगिल का बॉर्डर है, कारगिल का क्षेत्र है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान गिलगिट का क्षेत्र है, पाकिस्तान मतलब पीओके का क्षेत्र है।
यहाँ पे हमारा ये रहा लद्दाख का लेह, और यहाँ पे हमारा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कह रहा इंडियाज क्रूशियल लिंक NH1D श्रीनगर टू लेह रन्स नियर LOC एंड कुड बी टारगेटेड इजिली फ्रॉम द ऑक्युपाइड हाई पीक एंड पोस्ट। कह रहा कि इंडिया का क्रूशियल लिंक था ये। ठीक, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि कारगिल क्यों जरूरी था इंडिया के लिए, अगर हम उसको छोड़ भी देते, जैसे हम पाकिस्तान के लिए कई बार कई चीजें हमने छोड़ दी हैं, POK में उन्होंने कब्जा किया, फिर भी हमने POK छोड़ दिया कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन हमने इसको क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि ये क्या है, इंडिया का एक क्रूशियल लिंक है, वो था NH1D। NH1D क्या करता है कि श्रीनगर को लेह से जोड़ देता है, जो कि LOC के साथ साथ चलता है। और अगर इसके ऊपर अगर उनका कब्जा हो जाता कारगिल के ऊपर, तो वो टारगेट कर सकते थे हमारे इस NH1D को इजीली से, क्योंकि उनकी जो ऊंचाई थी पोस्ट की वो क्या थी, ऊपर थे। तो ऊपर से नीचे की तरफ वो अगर हमला करते तो वो आराम से कारगिल की वजह से इस हाईवे को अपने हक में ले सकते थे, अपने उसको इफेक्ट कर सकते थे, जिससे हमें कई प्रॉब्लम्स हो सकती थी। देखो जैसे ये जा रहा है गिलगिट, ये ऊपर बलूचिस्तान आ गया, ये पाकिस्तान का POK का। ठीक है, अब ये है हमारा श्रीनगर और ये है लद्दाख। श्रीनगर से लद्दाख का एक रास्ता था, वो था ये वाला एरिया। अब ये था क्या, देखो यहाँ ये बॉर्डर है हमारे, ये ब्लू, ये जो पर्पल लाइन है ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, और ये कारगिल का ये क्षेत्र, ये पूरा ये कारगिल एरिया है ये पूरा। तो कारगिल से होकर के ही जाता था। अगर हमारी आर्मी को जाना था, हमारी आर्मी नीचे से यहाँ श्रीनगर तक जाती, फिर श्रीनगर से कारगिल जाती थी और फिर वहां से लेह जाते थे। तो मतलब रास्ता ये जुड़ा हुआ था। अगर वो इस पोस्ट के ऊपर कब्जा करके रखते और यहाँ से अगर हमला करते, तो हमारी ये जो इतनी पोस्ट है, ये जो हमारा हाईवे है, ये इतना जो हाईवे है, इससे हमारी कनेक्टिविटी खत्म हो जाती, और इसके कारण जो था हमारे लद्दाख की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती। ठीक है, दूसरा क्या था कि यहाँ पे हमारा सियाचिन है, तो वो सियाचिन को भी कब्जे में लेना चाहते थे। अ मेजर एम वॉज टू सेवर द लिंक बिटवीन द कश्मीर एंड लद्दाख। कश्मीर और लद्दाख के बीच में जो लिंक है, जो अभी हमने पीछे हाईवे देखा है NH1D, ठीक है, तो इसको वो कब्जे में करना चाहते थे। कॉज इंडिया टू विड्रॉ फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर, फोर्सिंग इंडिया टू नेगोशिएट अ सेटलमेंट ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। तो वो चाह रहे थे कि कश्मीर के मुद्दे में, ठीक है, वो सियाचिन को लाएंगे और दोनों का फिर आपस में क्या बोलेंगे कि भाई कश्मीर का मुद्दा उसको सॉल्व करो, कश्मीर हमें दे दो तो हम सियाचिन तुम्हें दे देंगे। इस तरह की उनकी रणनीति थी। इंडियन आर्मी एयर फोर्स लॉन्च देयर अटैक ऑन द पाकिस्तानी पोजीशन इन द रीजन टू रिकैप्चर देयर हायर पोस्ट। तो इंडियन आर्मी और एयर फोर्स ने क्या किया, लॉन्च किया एक अटैक, जिसके अंदर उनको अपनी जो पोस्ट थी, हमारी जो पोस्ट थी, इस पोस्ट को वापस लेना था पाकिस्तानियों से। अब उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब टाइम थोड़ा जैसे हमारी डेट जो थी बताया था भी कि फरवरी से मई तक चला था, ठीक है, जो हाल ही में उनका जो पोस्टिंग जो उन्होंने कैप्चर करना शुरू किया था फरवरी से मई तक किया। लेकिन 4 जुलाई को क्या हुआ कि जो PM है, उस समय जो पाकिस्तान के PM थे वो थे नवाज शरीफ। ठीक है, तो नवाज शरीफ जो थे अमेरिका जाना चाहते थे, लेकिन बिल क्लिंटन ने मना कर दिया। बिल क्लिंटन उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो बिल क्लिंटन ने मना किया कि नहीं, जब तक इंडिया का मुद्दा तुम्हारा सॉल्व नहीं होता, ठीक है, अपनी पोस्ट नहीं हटाओगे, तब तक तुम आ नहीं सकते अमेरिका। लेकिन फिर भी क्या हुआ, नवाज शरीफ बिना बताए, ठीक है, बिना परमिशन के पहुंच गए अमेरिका। ठीक है, तो जो वहां थी पाकिस्तान ने क्या किया था, इंडियन आर्मी की जो हमारी जो वो थी, जो पोस्ट थी, उनको कैप्चर कर रखा था। तो इंडियन आर्मी ने स्ट्रेटेजिक तरीका अपनाया। स्ट्रेटेजिक तरीके से हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो हिल्स थी, टाइगर हिल्स, टोलिंग और भी कई थी, तो इनके ऊपर हमने क्या किया, अपनी पोस्ट को वापस पाना शुरू कर दिया, और हमने इसको ले भी लिया था अपने कब्जों में। हमें वापस हमारी पोस्ट मिल गई थी। कह रहे अंडर US प्रेशर। अब US ने क्या किया, प्रेशर दिया किसके ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर। उस समय बताया था अभी आपको प्रेसिडेंट कौन थे, बिल क्लिंटन थे। तो उन्होंने पाकिस्तान के PM नवाज शरीफ को ऑर्डर दिया कि अपनी सेना को, अपने ट्रूप्स को क्या करो, वापस ले लो। कब, 4 जुलाई को। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि नवाज शरीफ ने अपनी आर्मी को वापस ले लिया, और 26 जुलाई को हम लोग ये पूरी लड़ाई जीत चुके थे, और जिसे हम लोग कारगिल दिवस के नाम से जानते हैं और हम मनाते हैं।
अब दोस्तों देखो, लड़ाई हुई है, युद्ध हुआ है, तो उसमें हमारे कुछ शहीद भी हुए हैं सैनिक, ठीक है, कुछ सैनिक वापस जीत करके आए हैं। तो उनमें जो 4 सैनिक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाया था, उन चारों को मिला था परमवीर चक्र अवार्ड, ठीक है। परमवीर चक्र अवार्ड आप लोग जानते हैं, ये है, ठीक है, ये एक वीरता के लिए मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार होता है। तो ये मिला था कैप्टन विक्रम बत्रा को, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को, नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और राइफलमैन संजय कुमार को। तो ये हैं हमारे विक्रम बत्रा, ये हैं मनोज कुमार पांडे, ये हैं नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव और ये हैं राइफलमैन संजय कुमार। तो दोस्तों ये आप देखो, अब मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि एलओसी मूवी आप लोगों ने देखी होगी कारगिल की, तो उसमें आप देखोगे कि अजय देवगन ने रोल किसका निभाया था, ठीक है, मनोज कुमार पांडे का। अब मनोज कुमार पांडे का रोल अब निभा रहे हैं तो उनका कैरेक्टर भी उनको अपनाना पड़ेगा। अब मनोज कुमार पांडे के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि मनोज कुमार पांडे जब इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, उन्होंने सबसे पहले एनडीए ज्वाइन की थी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। और उन पता है एनडीए में क्या होता है, फॉर्म के अंदर कॉलम होता है जिसके अंदर ये लिखना होता है, अपनी चॉइस लिखनी होती है कि आप इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो उसमें कोई लिखता था कि उसे चीफ आर्मी ऑफिसर बनना है, कोई चाहता था कि उसे फॉरेन पोस्टिंग मिल जाए, इंडिया के बाहर कहीं पोस्टिंग मिले उसको। लेकिन इन्होंने क्या लिखा, मनोज कुमार ने, इन्होंने लिखा कि इन्हें परमवीर चक्र चाहिए, मतलब इनकी ख्वाहिश थी परमवीर चक्र की, क्योंकि वीरता का पुरस्कार है, तो सिंपल सी बात है। और एक बार हुआ क्या, एक बार इन्हें अपनी पलटन को लेकर के आगे पेट्रोलिंग के लिए जाना था। अब पेट्रोलिंग पे जाके इनको थोड़ी देर में वापस आना था, लेकिन ये आए नहीं, लेट हो गए, ठीक है। और इनके सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, इनके कमांडर और बाकी सब, लेकिन ये आए नहीं। 2 दिन के बाद जब ये आए तो इनसे पूछा गया कि आप 2 दिन थे कहाँ पे, तो इन्होंने बोला कि भाई हम तो पेट्रोलिंग कर रहे थे, हमें कोई उग्रवादी मिला नहीं, हम और आगे बढ़ गए और फिर हमने कुछ आतंकवादियों को मार गिराया। मतलब जहाँ तक इनकी पेट्रोलिंग का एरिया था उतना तो किया, लेकिन उस जब वहाँ तक कुछ नहीं मिला तो उससे आगे बढ़ गए कि मतलब जहाँ तक हमारी बॉर्डर लाइन है हम वहाँ तक जाएंगे, अगर वहाँ तक कोई मिला तो ठीक, मार देंगे, नहीं मिला तो वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से। और कारगिल में इन्होंने क्या अपनी भूमिका निभाई, कारगिल में जो सबसे मुश्किल जो पहाड़ी थी, ठीक है, वो थी खालूदार की। अब खालूदार में इन्होंने अपनी पोस्टिंग मांगी, इन्होंने बोला कि मैं उस जगह पे रहूंगा, उस पोस्टिंग पे रहूंगा, और वहाँ पे इन्होंने लिया और बड़ी मुश्किलों का सामना करके वहाँ पे इन्होंने अपनी जीत हासिल कर ली। अनफॉर्चुनेटली 24 साल की उम्र में ये शहीद हो गए, इन्हें कई गोलियां लगी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी वीरता का उदाहरण दिया है। सेकंड है हमारे कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा ये हैं, ठीक है, ये वाले, और इनका रोल अदा किया था अभिषेक बच्चन ने। दोस्तों कैप्टन विक्रम बत्रा भी एनडीए के ही थे, ठीक है, और एनडीए में ही उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, सबसे पहला तो मतलब एक फौजी जो होता है वो अपने देश की रक्षा भी करता है, साथ साथ अपने साथियों की भी रक्षा करता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक सूबेदार था, ठीक है, जिसकी पोस्टिंग आगे की और थी, खतरे वाली जगह थी वो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया उसको कि तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो रखी थी और बच्चे भी थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरी कुछ नहीं है, मेरा कुछ होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये आगे बढ़ गए और लेकिन वहां पे भी इन्होंने जीत हासिल कर ली। और जो कारगिल का युद्ध हुआ था, कारगिल के युद्ध में क्या किया इन्होंने, युद्ध जीतने के बाद 5140 मीटर ऊंची पहाड़ी पर ये चढ़ गए और वहां चढ़ के रेडियो के जरिए अपना विजय उद्घोष दिया कि ये दिल मांगे मोर, ठीक है। कहा तो सैनिकों के लिए था, ठीक है, लेकिन क्या था कि सेना ही नहीं बल्कि पूरा देश ही उनका नाम जान चुका था, उनका जो नाम था पूरे देश पे छा चुका था और हर कोई उनके बारे में अब जानता था। और इसीलिए इंडियन आर्मी जो थी उन्हें शेरशाह के नाम से बुलाती थी। इन्होंने अपने फैमिली को बोला कि भाई घर पे मैं आऊंगा जरूर, ठीक है, या तो तिरंगा गाड़ के आऊंगा या फिर उसमें लपेट के आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। अगले भाई नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव। तो नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव ये हैं हमारे, ठीक है, इनको अभी परमवीर चक्र जो मिला है वो है, और उनका रोल अदा किया था आशुतोष राणा ने एलओसी कारगिल मूवी में, ठीक है। अब नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह जो थे, योगेंद्र सिंह ने क्या किया कि अब क्या था कि एक पहाड़ी थी, इस तरीके की पहाड़ी थी कुछ, ठीक है, ऐसी पहाड़ी थी,
यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी थी, ये ऊपर जाना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या थे, पाकिस्तानी आर्मी सब बैठे हुए थे जो वहाँ से नीचे अटैक कर रहे थे। अब यहाँ से तो हम चढ़ नहीं सकते थे सीधा सीधा। इन्होंने बोला कि मैं खुद यहाँ पीछे से जाऊँगा सीधा ऊपर, ठीक है, जबकि ये खड़ी पहाड़ी थी पूरी। तो खड़ी पहाड़ी पे आप सोच सकते हैं कि इतनी 1000 मीटर की ऊंचाई पे, 1000 फुट की ऊंचाई पे चढ़ना कितना मुश्किल होता है। ये पूरी जो ऊंचाई थी ये वाली, ठीक है, ये ऐसी थी ये, तो ये जो ऊंचाई थी ये वाली, ये थी आपकी कुल 1000 फुट। तो 1000 फुट कितना ऊंचा होता है आप सोच सकते हैं। तो 1000 फुट की ऊंचाई इन्होंने सीधी पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब हुआ क्या कि जब ये ऊपर तक पहुंच गए, सिर्फ 60 फुट बाकी था, लेकिन तभी इनके कंधे में 3 गोलियां लग गई। और 3 गोलियां लगने के बाद भी इन्होंने क्या, अपनी कमान नहीं छोड़ी, अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, रस्सी को कस के पकड़ा और बाद में ऊपर चढ़ गए। और ऊपर चढ़ने के बाद 3 ग्रेनेड पाकिस्तानी ट्रूप्स के ऊपर फेंक दिया, जिससे उनके 3 बंकर खत्म हो गए और बाकी सैनिकों को फिर मार दिया, जिसके कारण इनको कई गोलियां लगी थी, पूरे शरीर में गोलियां लग चुकी थी। फिर भी इन्होंने अपनी जीत हासिल की और जीत हासिल करने के बाद इनको फिर नीचे लेके जाया गया कैंप के अंदर और वहाँ पे इनका इलाज किया गया और बाद में इन्हें बचा लिया गया। इनके इसी ही पराक्रम के कारण इन्हें परमवीर चक्र दिया गया है। और अगले हैं हमारे राइफलमैन संजय कुमार। दोस्तों राइफलमैन संजय कुमार भी बहुत ही बहादुर है और इनका रोल अदा किया था सुनील शेट्टी ने। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि सुनील शेट्टी जो है जिस भी आर्मी वाली मूवी में रहते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, अपनी बंदूक या अपने हथियार लेकर के सीधा पाकिस्तानियों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सेम वही काम संजय कुमार ने भी किया था। ये रियल हीरो है, रियल एक्शन मैन है। ये थे राइफलमैन थे, तो मतलब इनको राइफल लेकर के पोस्ट पे रुकने का ही ऑर्डर दिया गया था और ये अपनी पोस्ट पे बने हुए थे। लेकिन अब हुआ क्या कि जिस पोस्ट पे थे उसके सामने जो थे पाकिस्तान आर्मी ऊपर से आ रही थी पहाड़ी पे से, ठीक है। तो ऊपर ये जा नहीं सकते थे, ऊपर से गोलियां वो चलाए जा रहे थे, जिसके कारण इनके 3 साथी तो खत्म हो गए थे, सॉरी शहीद हो गए थे और बाकी सब घायल हो चुके थे। और इनके पास भी सिर्फ 3 बैलेट बचे थे जिसमें गोलियां होती हैं, 3 थे। तो ये इतना इन्होंने बोला कि मैं फायर अगर करूंगा तो क्या है, गोलियां खत्म हो जाएंगी और बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और इस कमान को बचा के रखना, मतलब जिस पोस्ट पे ये थे उस पोस्ट को इनको बचा के रखना था। अब इन्होंने क्या किया कि गोलियां चलाना ही बंद कर दी। और गोली चलाने बंद करने से क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के जो ट्रूप्स थे उनको लगा कि वहाँ सब खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है, और वो लोग नीचे बढ़ने लग गए। जैसे ही वो लोग नीचे आए वैसे ही इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी और अचानक हमले से पाकिस्तानी सब घबरा गए और उल्टे पैर भागना शुरू कर दिए। ये भी बंदूक लेकर के ऊपर चढ़ पड़े और ऊपर जा करके उन्हीं की मशीन गन से, उनकी मशीन गन जो थी एडवांस वाली थी, ठीक है, क्योंकि अमेरिका ने उनको दी थी तो वो एडवांस थी, और उनकी बंदूक से उन्हीं पर हमला कर दिया और बाद में उनकी बंदूक भी ले ली इन्होंने, ठीक है। तो बंदूक पे भी कब्जा बना लिया। तो इस तरीके के रियल एक्शन मैन है ये राइफलमैन संजय कुमार, इसीलिए इनको भी परमवीर चक्र दिया गया है। अब दोस्तों इस लड़ाई के अंदर क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी हमारी बोफोर्स, ठीक है। बोफोर्स जिसके बारे में हमने सुना कि बोफोर्स स्कैम हुआ था, बोफोर्स, ठीक है, ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने खरीदा था और इसमें बोला गया था कि स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। लेकिन हमें वो नहीं चीज, हमें यहाँ पढ़ना है कि क्या हुआ था, इससे क्या मदद मिली थी। तो बोफोर्स ने बहुत इंडिया की मदद की थी। क्यों? क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये बोफोर्स है जिसकी हाइट कितनी है और कितनी ऊपर तक ये फायर कर सकता है ऊंचाई पे, तो इस कारण से इसने हमारी मदद की थी। इस लड़ाई के अंदर इजराइल ने भी इंडिया की मदद की है अपने विथ ऑर्डिनेंस और आर्मामेंट्स, ठीक है। इन्होंने अपने हथियार हमें दिए थे जिसके कारण हम ये जीत हासिल कर पाए हैं। यूएसए ने मना कर दिया था अपना जीपीएस देने से। जीपीएस आपको पता है ग्लोबल पोजीशनिंग सर्विस होती है, हमारी सिस्टम होता है, ठीक है, जो क्या करता है हमें पोजीशन के बारे में बताता है कि क्या चीज़ हमारी, क्या हमने इनसे डिमांड की थी कि हमें दे दें ये जीपीएस, ठीक है, ताकि हम लोग उससे अपनी हेल्प ले सके, हम देख सके कि हमारी पोस्टिंग कहाँ कैसी है, हमारे कितने सोल्जर्स कहाँ हैं, हम किस तरीके से हमला कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी पोस्ट को वापस ले सकते हैं। लेकिन यूएसए ने मना कर दिया। लेकिन अब देखेंगे हमारे पास अपना जीपीएस सिस्टम है, ठीक है, वो है IRNSS। इसके बारे में किसी और दिन किसी और क्लास में पढ़ेंगे। तो रिजल्ट क्या हुआ इसका? तो रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी इलेक्शन लड़े थे उसके बाद अक्टूबर 1999 में और 303 सीट से जीते थे, जो कि इनकी 13वीं लोकसभा सीट सरकार थी। और जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया,
ठीक है, उन्होंने कूप कर दिया, मतलब तख्ता पलट कर दिया किसका, पीएम नवाज शरीफ का 12 अक्टूबर 1999, क्योंकि लड़ाई तो हार चुके थे और जो जनरल थे ये थे भाई सेना के आदमी थे, ठीक है, सेना के हेड थे। तो उन्होंने क्या किया कि परवेज मुशर्रफ को उनकी सीट से हटा दिया और उसके बाद अपनी वहां पे अपना खुद प्रधानमंत्री बन गए थे। एक और रिजल्ट हुआ इसका, हग बैकलैश ऑफ द इन पाकिस्तान ओवर द कश्मीर ब्लंडर, सॉरी कारगिल ब्लंडर। कारगिल में हार के बाद कश्मीर और पीछे चला गया, क्यों, क्योंकि जैसे कि अभी हमने देखा कि परवेज मुशर्रफ वहां पे पीएम बन चुके थे, तो पूरे देश में आर्मी का शासन हो गया, ठीक है, और किसी को भी कोई अधिकार नहीं रहा, सबके सब अधिकार छीन ले गए और सारे अधिकार आर्मी के हाथ में दे दिए गए, जिसके कारण वहां पे आतंकवादी गतिविधि और ज्यादा बढ़ गई, जो कि हम लोग हाल ही में देखते रहते हैं कि बार वहां से आतंकवादी ट्रुप्स इंडिया में आते रहते हैं, ठीक है। तो आतंकवादी जो गतिविधि है, तो इस तरह की गतिविधियां वहां पे बढ़ना शुरू हो गई थी, जिसके कारण पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट था वो वहीं रुक गया। अब हुआ क्या भाई, ब्लेम गेम शुरू हो गया। ब्लेम गेम मतलब नवाज शरीफ का ब्लेम परवेज मुशर्रफ पे और परवेज मुशर्रफ का नवाज शरीफ पे। परवेज मुशर्रफ बोलते, उन्होंने ब्लेम किया नवाज शरीफ को कि भाई अगर वो अमेरिका नहीं जाते, ठीक है, तो हमें पीछे नहीं हटना पड़ता। और नवाज शरीफ क्या कह रहे कि भाई अगर आप मुझे बता देते कि हमारी पाकिस्तान आर्मी ने, ठीक है, वहां पे हमला किया है, तो ऐसा नहीं होता, फिर मैं जाता भी नहीं या फिर मैं उस सिचुएशन को संभालता। लेकिन दोनों ने एक दूसरे से बात छिपाई और जिसके कारण वो हार गए थे और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। सिग्निफिकेंस, परिणाम क्या हुए इसके, कह रहा ओनली डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू न्यूक्लियर कैपेबल नेशन। तो दोस्तों ये सबसे पहली लड़ाई थी जो दो न्यूक्लियर कैपेबल नेशन के बीच में, क्योंकि अभी तक जो भी जैसे अमेरिका और रशिया के साथ जो लड़ाई हुई थी दोनों की, दोनों ही न्यूक्लियर देश थे, ठीक है, दोनों के बाद, लेकिन दोनों ने कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ी। लेकिन यहाँ पे क्या था कि दो न्यूक्लियर देश आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। दूसरा क्या, लिमिटेड एरिया ऑफ वॉरफेयर। आपको जैसे ही बताया ना कि कारगिल का इतना ही क्षेत्र था, ठीक है, जो बॉर्डर से ऐसे लगा हुआ था, तो इतने ही क्षेत्र में लड़ाई हुई, इसके अलावा और किसी बॉर्डर लाइन पर लड़ाई नहीं हुई थी। तो इसीलिए क्या था, लिमिटेड एरिया था। हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियर वॉरफेयर, ठीक है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पे था, बहुत ऊंचाई पे थी वो पहाड़ी जहां पे लड़ाई हुई थी। यूएस एंड वेस्ट आइडेंटिफाइड पाकिस्तान एज एग्रेसर एंड कंडेम्ड इट एट द फर्स्ट टाइम यूएस वाज फेवरेबल टू इंडिया, ठीक है। तो यूएस और जो वेस्ट की जो कंट्री हैं, जितनी भी वेस्ट की जितनी भी कंट्री हैं, उन्होंने क्या, उनको पता चल गया कि भाई पाकिस्तान क्या था, एग्रेसर था, मतलब पाकिस्तान ने ही हमला किया है। पहली बार ऐसा था कि जब यूएस पाकिस्तान इंडिया के फेवर में बोल रहा था। कह रहे फर्स्ट वॉर टेलीकास्ट लाइव टू टीवी इन इंडिया। तो ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो टीवी इंडिया के टीवी पर लाइव टेलीकास्ट हो रही थी। इससे पहले ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई जो टेलीकास्ट हो। अब युद्ध हुआ है तो भाई इसमें कैजुअलिटी और लॉस भी होंगे। हमने कई अपने सैनिक खोए हैं। तो 527 हमारे शहीद हुए थे, 1363 वाउंडेड मतलब घायल हुए थे, एक पीओडब्ल्यू था मतलब युद्ध में बंदी बना लिया गया था, एक फाइटर जेट शूट डाउन हुआ था, एक फाइटर जेट क्रैश हुआ था और एक हेलीकॉप्टर शूट डाउन हुआ था। तो ये हमारी कैजुअलिटीज हुई थी। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इसको शेयर भी करें। देखो इस वीडियो पे तो लाइक बनते ही हैं, तो इस पे आप जितने भी लाइक दोगे वो सारे लाइक्स हमारे शहीदों को जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो हमारी तरफ से उनको एक ट्रिब्यूट है। तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक तो जरूर करना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।